पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं यूजीसी एनटीए नेट फर्स्ट पेपर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके यूपी पीसीएस, टीजीटी और टेट, यूपी टेट, सी टेट के एग्ज़ाम का भी एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसी का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग 300 से भी अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये आपका सिलेबस है। यूनिट 9 नागरिक विकास और पर्यावरण, इसके अंतर्गत विकास और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण संवाद, पर्यावरण के मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, सौर, पवन, मिट्टी, जल, भूतापीय, बायोमास, परमाणु और वन, प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, मिटिगेशन स्ट्रेटजी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है। और मानव और पर्यावरण संवाद, मानव जनित गतिविधियाँ और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। ठीक है। तो इन सब का आपको अध्ययन करना है। ये आपका यूनिट 9 का टोटल सिलेबस है और हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत मैं 300 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। उन MCQs फॉर्म में होंगे ये सभी क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। ये वीडियो है जो है वो 1.5 घंटे का है और मेरा मोटो ये है कि मैं कम समय में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। मैं इस तरह से नहीं पढ़ाती हूं कि मैं 50 मिनट और 60 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन तैयार करवाऊं और उसमें आपका 1 घंटे का समय खा जाऊं। मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं और मैं स्मार्ट स्टडी करवा दूं आपकी। देखिए, हार्ड स्टडी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए स्मार्ट स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को जानेंगे तो आप एग्ज़ाम को अधिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और अपने एग्ज़ाम को, अपने एम को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो मेरा मोटो ये है वीडियो बनाने का कि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करती हूँ। कल भी मैंने पॉलिटी का वीडियो बनाया है, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का कल मैंने वीडियो बनाया था जो 3.5 घंटे का था, लगभग 4 घंटे का था। लेकिन उस 4 घंटे के वीडियो में मैंने आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने कल के मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। आप लोग इजीली उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने शिक्षण, शोध एवं अभिक्षमता का भी एक वीडियो डाला था जिसके अंतर्गत मैंने 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप लोग इजीली उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देखें, लेकिन वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो मुझे बहुत निराशा होती है। मैं आपकी स्मार्ट स्टडी करवा रही हूँ, आप के लिए हर टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक टॉपिक और अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर दूँ। तो मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है, तो आप लोग मुझे सहयोग प्रदान करिए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन की कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जीवित घटकों से, आकृतिक घटकों से एवं अजैविक घटकों से यानी उपयुक्त सभी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा?
देख लीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, सौर विकिरण की किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसकी भूमिका है जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, आपके ऑप्शन है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर तापक्रम पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किसमें, आपको ये बताना है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, देख लीजिए क्या ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जितनी अधिक नमी होगी तो वर्षा की मात्रा भी उसी पर डिपेंड करेगी। मंडल में नमी की मात्रा बढ़ने से वर्षा की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, वायु एक है, क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अवघट्य है। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन और डी नियान। आपको ये बताना है नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प या ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण और ऑक्सीजन की विमुक्ति। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, आपको ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, तो एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन से। तो वायु का प्रदूषण इसका पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसके पर्यावरण अपकर्ष से जो तात्पर्य है वो है उपयुक्त सभी, यानी ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है इससे तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किसी का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो गरीबी कम करना इसका ये नहीं है, एम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कृषि में आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही। भूमिका इस प्रकार से प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अछूते बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में, रियो में, डरबन में या फिर क्योटो में। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5+5 कब आयोजित किया गया था? 2005, 2002, 1999 या फिर 1997 में। डी 1997 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 1997 में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क में एक विशेष बैठक आयोजित किया गया, जिसका नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 या रियो +5 कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्थित है नागपुर में, ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या फिर टोक्यो में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेप का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में। तो यूनेप का मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या फिर नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। ठीक है, यह एक पर्यावरण संगठन है, इसकी स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में, 1986 में, 1995 या फिर 2000 में? तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2008 में, 2009 में? जी हाँ, ये 2010 में स्थापित किया गया था। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सरकार द्वारा सन 2010 में स्थापित किया गया था। 20वां क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए? नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण किसके लिए हानिकारक है? तो ये उपयुक्त सभी के लिए हानिकारक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? जापान ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर मिस्र ने? आपको ये बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी नामक एक संगठन बनाया था। 22वां क्वेश्चन, ग्रीन वास क्या इंगित करता है? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली घटाना। तो ये इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। 23वां है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल या फिर पति और पत्नी? तो जीव और वातावरण के बीच ये पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, हटिंगटन ने, GR स्टोडार्ट ने या फिर टांसले ने? तो ये टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है? कि ऑप्शन ए, या जैविक एवं अजैविक दोनों संगठकों से युद्ध होता है। बी है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी है, यह एक बंद तंत्र होता है। और डी है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन है ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थलमंडल और डी जैवमंडल। आपको बताना कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द को सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा अवस्थित होता है। तो सी ऑप्शन से ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूउद्देश्य का सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पहले जनसंख्या रहेगी फिर समुदाय, फिर उससे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा और फिर सबसे लास्ट में भूउद्देश्य का निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये सही क्रम है इस क्वेश्चन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन या झील? आपको बताना है कि किसकी स्थापना कृत्रिम रूप से हुई है, तालाब की, खेत की, वन की या झील की? तो खेत जो है वो कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जो खेत है वो कृत्रिम पारितंत्र है, खेत हम ज्योति करते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन या फिर पर्वत? तो समुद्र जो है वो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय यानी महासागर, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थलीय? आपको बताना कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। तो जो सागरीय है, महासागरीय तंत्र है, वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या फिर जैव मंडल भंडार? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वनों को काटना। इसका ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में, संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या फिर वन्यजीव सुरक्षा? तो पारिस्थितिकी संतुलन से किसका संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं होता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही अनुक्रम क्या है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में से आपको बताना है कि कौन सा सही अनुक्रम है। तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? घास आएगा, फिर टिड्डा, फिर मेढक, टिड्डा का सेवन करेगा मेढक और मेढक का सेवन करेगा सर्प।
इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? आपको घास, गेहूँ, आम, घास बकरी, आम, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा में से आपको बताना है। तो घास खाती है बकरी, और बकरी के बाद या बकरी को आदमी भी खाता है, तो ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो ये क्रम जो है वो सही है। घास को बकरी खाती है और बकरी का सेवन आदमी करते हैं, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। ये ऑप्शन जो है वो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है उत्पादक से, फिर उसके प्रथम उपभोक्ता से, फिर द्वितीय उपभोक्ता से। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है खाद्य श्रृंखला में मानव, ठीक है। मानव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है एवं द्वितीयक उपभोक्ता भी है। मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता यानी बकरी के मांस का सेवन करता है, तो उस स्थिति में मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता होता है। लेकिन जब शाकाहारी मनुष्य रहता है तो उस स्थिति में वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो शाकाहारी के रूप में मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता एवं मांसाहारी के रूप में मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे? तो ऑप्शन देख के ही इसके राइट आंसर को पता चल जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटकों में से जो उत्पादक घटक है वो है हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधे जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक घटकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जो तीनों ऑप्शन हैं वो क्या है? उपभोक्ता घटक हैं। जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु? तो नहीं, ये आते हैं हरित पादप। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या फिर उपभोक्ता? जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं उत्पादक घटक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई या हेरिंग? आपको ये बताना है कि इन तीनों में से जो सही क्रम है आहार श्रृंखला का वो है डायटम, फिर आएगा क्रस्टेशियाई, फिर आएगा हेरिंग। डायटम है वो स्वपोषी है, क्रस्टेशियाई जो है वो शाकाहारी उपभोक्ता है, और जो हेरिंग है, हेरिंग मछली होती है, ये मांसाहारी उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किरण में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का स्रोत है। 10% नियम किससे संबंधित है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। इसका संबंध जो है वो 10% नियम से है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। जो उपभोक्ता होता है केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की एक मात्रा पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। आपको ये बताना है। तो ये घटती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक स्तर दूसरे स्तर पर घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? उच्चतम पोषण स्तर पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाहारी को प्राप्त है, यानी जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों हैं उन्हें प्राप्त है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल या फिर शुष्क स्थल? तो तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? डीडीटी का जब समावेश हो जाएगा तो किस जीव में उसका संभवतः अधिक सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो सांप के अंतर्गत अधिक प्रदर्शित होगा। पारिस्थितिकी इकाई में मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय कब के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या फिर निकेत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारिस्थितिकी पदछाप, ठीक है। पारिस्थितिकी पदछाप जो है वो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है पारिस्थितिकी पदछाप की। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है पारिस्थितिकी पदछाप के द्वारा, ठीक है।
मनुष्य जो कार्बन उत्सर्जित करता है उसका ही मापन होता है। निम्नलिखित विषयों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकलिप्टस, नीम या फिर पीपल। तो इसका ऑप्शन सही है यूकलिप्टस। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी घोषित किया गया है क्योंकि ये जो है भूमि से नमी को सोखता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम या फिर यूकलिप्टस। वही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूकलिप्टस जो है वो है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। तो इकोटोन, दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो मैंग्रोव आएगा, फिर घास स्थल, फिर झील और उसके सबसे अंत में आएगा महासागर। मैंग्रोव, घास, झील, महासागर। तो ये उत्पादकता के क्रम में इनका क्रम है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट्स ने या फिर अर्निज नेस ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अर्निज नेस ने। ठीक है, इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ओडम ने या फिर पार्क ने। तो इसका पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रीनेल ने। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी एक ही बंध तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का होना, ये जैव विविधता है। जैव विविधता मापने के लिए गणकीय सूचकांकों में कौन एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति की विविधता को दर्शाता है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो इसके माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो जो अल्फा सूचकांक है वो दर्शाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जो हैं वो जैव विविधता का अर्थ है, यानी एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतु का होना। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या आयाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आपको बताना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जैव विविधता के ह्रास के लिए। तो प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? आपको बताना है ये, तो जामनगर में स्थित है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, ये स्थित है जामनगर में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो केवल राइट आंसर आपको बता दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और राइट आंसर दें। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? आपको ये बताना है। प्राणियों एवं पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में प्राणियों एवं पादपों के जातियों में विविधता मिलती है। जैव विविधता में परिवर्तन क्या होता है? जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? आपको ये बताना है। जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जब ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो शांत घाटी में, केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी वहाँ पे एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र में बहुत सारे जंतु एवं वनस्पति हैं। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन से हैं? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट जो है वो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से। देख लीजिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट माना जाता है। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है?
इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैव विविधता के नाश का क्या कारण है। तो जो जैव विविधता के ह्रास का जो कारण है उपयुक्त सभी है, वनों का नाश भी है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है वो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? इन ऑप्शन में से आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो प्राकृतिक आवासों तथा वनस्पति का विनाश तथा धूमकेतु जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो पोषण स्तरों की कम संख्या इसके लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैव विविधता के संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। तो जीव मंडल रिजर्व जो है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी इन सीटू नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी वनस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इन सीटू पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाए तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाए तो इसको एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। आई होप आप लोग परिभाषा जान गए होंगे। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीव संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? आपको बताना है इसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो जीव मंडल रिजर्व जो है वो इसके लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में से प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, आपको ये बताना है। तो वैश्विक ऊष्मन है प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आपको इन संगठनों में से बताना है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से रेड डाटा बुक का संबंध है। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? आपको इसमें से बताना है कि इन भारतीय पक्षियों में से कौन अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है। तो ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो संकटापन्न है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कितने वर्षों से? आपको ऑप्शन में से बताना है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने 50 वर्षों से अधिक प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, तो ऐसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक समय से उस क्षेत्र में जब नहीं देखी जाती है जो प्रजाति, तो ऐसी प्रजातियों को विलुप्त माना जाता है कि ये प्रजातियां अब विलुप्त हो गई हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि कौन सी जो ड्रग है गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण तो डिक्लोफेनाक सोडियम जो है वो गिद्धों की कमी के लिए उत्तरदायी कारण है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। ठीक है, तो जब जानवर का सेवन करते हैं ये गिद्ध तो उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का चमगादड़ की किस्म है। बली और लवड़ी क्षेत्र में एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह पशु कौन सा हो सकता है। तो भारतीय वन्य गधा जो है वो पशु है। रामसर सम्मेलन का
किससे संरक्षण से संबंधित है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी और फिर जाके 1975 से ये पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। ठीक है, रामसर सम्मेलन ईरान के रामसर नगर में इसकी बैठक हुई थी। बैटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को बैटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को बैटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कि रामसर नगर में 2 फरवरी को इसकी प्रथम बैठक हुई थी और इस प्रकार के दिवस को मनाए जाने का आयोजन किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को बैटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? आपको ये बताना है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है? आपको ये बताना है। तो गुजरात जो राज्य है उसमें सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? आपको ये बताना है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन जो है वो रामसर स्थल है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। ये पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरबन को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल और घोषित किया गया। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? आपको ये बताना है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? आपको ये बताना है उपयुक्त ऑप्शन में से, इन सभी ऑप्शन में से। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर दीजिए मेरे साथ। तो उपयुक्त सभी है पोषक पुनर्प्राप्ति हेतु, यानी उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता को क्रियान्वित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की गई 2003 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर परनांग? तो सिकोया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोया। इन ऑप्शन का राइट आंसर है सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पाद न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पाद न्यूनतम होता है? गहरे सागर के अंतर्गत जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पाद न्यूनतम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गहरे सागर। गहरे सागर में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपको उपयुक्त ऑप्शन में से बताना है। तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से जो पृथ्वी का वातावरण है गर्म हो जाती है, जब पृथ्वी का विकिरण, पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो वापस नहीं जा पाती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को किस विद्वान विचारक ने दिया था? तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को दिया था। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण से होती है? आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जो जल वाष्प है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण या फिर प्रदूषण? आपको ये बताना है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण उपयुक्त तीनों है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है।
देख लीजिए क्वेश्चन को। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये सभी इसके उत्तरदायी कारण हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती के जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों के लिए है? धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और फिर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापन वृद्धि से संबद्ध है, कौन सी है? धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस मीथेन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। धान के खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो कि भूमंडलीय तापन में वृद्धि से संबद्ध है। इससे भूमंडलीय तापन में ये गैस उत्तरदायी होती है। जब धान के खेत में पानी भरा जाता है तो उसके उपरांत मीथेन गैस उत्पन्न होती है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन दे देगा, जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का जो निस्सरण होता है वो है मीथेन। देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी है तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? वैश्विक तापन से सबसे पहले कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र होगा। ठीक है, जब वैश्विक उष्मा उत्पन्न होगी तो इससे आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड जो हिम चादर है, जो बर्फ़ की चादर है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों में पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, ये जो जितने भी समुद्र के किनारे जो क्षेत्र हैं उनके डूबने की, जलमग्न होने की संभावना हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा प्रभावित होता है? वैश्विक उन्मूलन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी पारंपरिकता और प्रचंडता बढ़ रही है? चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की या फिर उपरोक्त सभी की? आपको ये बताना है। तो उपरोक्त सभी की आपको बताना है, उपरोक्त सभी की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है 0.8 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के औसत तापमान में ये वृद्धि प्रदर्शित करता है पिछली शताब्दी में। जो 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो पिछली शताब्दी में प्रदर्शित करता है सबसे अधिक ऊष्मा। आज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आपको ये बताना है। तो चीन देश जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? जो कार्बन का उत्सर्जन शून्य स्तर तक करता है, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है, इसका मतलब है भूटान। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997 में क्योटो में आयोजित किया गया था। ये 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है आपको ये बताना है इन सभी ऑप्शन में से। तो जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया। 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। ठीक है, मानव गतिविधियों को अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने से में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? पहले ही मैं बता चुकी हूँ इसका, ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किसने रखा था आपको ये बताना है। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसने सबसे पहले भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना
2008 में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? कौन सा एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो नाभिकीय शक्ति जो है वो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल से है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है, आपको ये बताना है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन का निर्माण करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है, आपको ये बताना है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करना, ये वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो समताल मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ये स्थित है। निम्नलिखित में से ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इंग्लिश में ऑप्शन दिए हैं। तो सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, आपको ये बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। 5 परतें होती हैं वायुमंडल में, तो आपको सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। ठीक है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। आपको बताना है कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताना है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग बताइए। बी, या ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस दिया है और दूसरी तरफ स्रोत दिया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर दीजिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संबंध ऑटोमोबाइल से नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संबंध ऑटोमोबाइल से नहीं है। तो ए, सी और डी सही है और जो गलत सुमेलित है वो है ऑप्शन बी। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? तो ओजोन छिद्र का कारण है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना। कीवर्ड पे ध्यान दिया करिए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से। तो जो अम्ल वर्षा इसका संबंध नाइट्रिक ऑक्साइड से नहीं है। बाकी जो ए, सी और डी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन को अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने एवं उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोगबद्ध करने के लिए मुद्दे से संबंधित है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप लोग। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण निम्नलिखित में से किसका कारण हो सकता है? परावैंगनी विकिरण का जो सबसे ये त्वचा कैंसर हो सकता है इससे। वैज्ञानिकों को निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? किस वैज्ञानिकों की टीम ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता सर्वप्रथम लगाया? तो ब्रिटिश टीम ने इसका पता सर्वप्रथम लगाया था।
निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर छोटा नागपुर पठार। सदाबहार वन पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? आपको ये बताना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक पादप विविधता पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो प्रारूप है उनमें सागौन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है। सागौन यानी टीक का वृक्ष एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है, आपको ये बताना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन के पौधे या पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन के वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, आपको ये बताना है। तो गोवा में कच्छ वनस्पति क्षेत्र है जिसे संरक्षण प्रदान किया गया है। गोवा के अंतर्गत कच्छ वनस्पति क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णपाती वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? मैंग्रोव वन, सदापर्णपाती वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह पर फेफड़े के रूप में जाना जाता है किस वन को? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वनों का सर्वाधिक घनापन पाया जाता है। और वनों से क्या पैदा होगी? तो ऑक्सीजन गैस पैदा होगी। तो ये एक तरह से पृथ्वी के लिए लाभदायी है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़े पत्ती वाले होते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, चौड़े पत्ते वाले होते हैं। भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों को अनुरक्षण कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो मेघालय में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, और इन्हें देखना काफ़ी अच्छा लगता है। आप कभी मेघालय जाना हुआ तो इस प्रकार के पुलों को जरूर से देखिएगा, ये काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। इन सभी ऑप्शन में से निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, नगरीकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नगरीकरण निर्वनीकरण के कारणों में से एक है, यह इसका प्रभाव नहीं है, ये इसका कारण है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत बंजर क्यों होते जा रहे हैं, आपको ये बताना है। तो झूम कृषि के कारण जो है नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। वनहास का मुख्य कारण क्या है? वनहास का मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो औद्योगिक विकास वनहास का मुख्य कारण है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, आपको ये बताना है। कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो बालपराई जो है वो डिस्ट्रिक्ट वो भारत में वृक्षारोपण में विशिष्टता प्राप्त है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्थित भूमि क्षेत्र क्या है, आपको ये बताना है। न्यूनतम संस्थित भूमि क्षेत्र का प्रतिशत 33% है, यानी 33% भाग में वनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है, आपको ये बताना है। 2017 के हिसाब से पूछ रहा है यहाँ, तो 21.54% है। वर्तमान में क्या डाटा है, आपको ये बताइएगा कमेंट करके। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूछ रहा है, और वनों की प्रतिशतता के मामले में ये जो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा।
तो वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? देखिए जो मैं बता रही थी यही पूछ रहा है, इसमें सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है ये पूछ रहा है। तो मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। प्रतिशतता की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है वनों की? तो मिजोरम में है। और जब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो वहाँ आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन जब प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो ये अक्सर इस क्वेश्चन को लेके डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में। तो जब प्रतिशतता पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। लेकिन जब क्षेत्रफल के हिसाब से वन क्षेत्र कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इन दोनों क्वेश्चन का में डिफरेंस यही है, प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? देखिए पूछ रहा है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। सब क्वेश्चन अलग हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है। तो नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, ऑप्शन सी। ये कथन सत्य नहीं है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य नहीं है। सॉरी, लक्षद्वीप में सर्वाधिक वनाच्छादित है। जो लक्षद्वीप है वो सर्वाधिक वनाच्छादित है। लगभग 90% क्षेत्र में लक्षद्वीप के वनाच्छादन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है आपको ये बताना है। तो लगभग 12% है। ये क्षेत्र लगभग 12% है। सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? नियर अबाउट 12%। ये सारे जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। तो गुजरात तट के सहारे जो क्षेत्र हैं वहाँ भारत में मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उठता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान गुजरात है, तृतीय स्थान जो अंडमान निकोबार का है और चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इन मछलियों में से बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। वेल शार्क जो है वो भारत की सबसे बड़ी मछली की प्रजातियों में से एक है। वेल शार्क ये 50 फीट तक लंबी होती है। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी मछली होती है और ये ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, लेकिन एक बड़ी मात्रा में गुजरात तट पर मार्च से मई के बीच आती है। यह समय इनका गर्भावधि का काल होता है, तो ये गुजरात के तट पर आती हैं। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? पगमार्क फुटप्रिंट तकनीक का प्रयोग विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए फुटमार्क टेक्निक का प्रयोग किया जाता है या पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है तो हर जंगल में पानी पीने का एक स्थान होता है, तालाब होता है, झील होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो वन्य जीव हैं वो उस जल स्रोत के पास पानी पीने आते हैं और जो प्रत्येक जीव है उनके फुटप्रिंट अलग अलग होते हैं, उनमें यूनिकनेस पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों की निगरानी रखी जाती है, जल क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी रखी जाती है और उनके फुट मार्क को काउंट किया जाता है। तो उस फुट मार्क के काउंट से ये पता लगा लेते हैं कि जो वन्य में विभिन्न जीव जंतु हैं उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि हर एक जीव जंतु के जो फुट प्रिंट होते हैं वो अलग होते हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? जहां घड़ियाल का प्राकृतिक आवास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आपको किस स्थान पर जाना चाहिए? तो जो चंबल नदी का क्षेत्र है वो घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में लागू किया गया था। सितंबर 1972 को इसे लागू किया गया और इसका उद्देश्य था अवैध शिकार और इन्हें संरक्षण प्रदान करना। ठीक है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, आपको ये बताना है। कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, आपको ये बताना है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट। ये बताना है कि चिपको आंदोलन जो मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन का संबंध मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन का संबंध था वन कटाई से। ये वन कटाई के विरोध में किया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 1977 में एक नोडल एजेंसी के रूप में पौधों के संरक्षण के लिए उनके जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए की गई थी। जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना के लिए की गई थी और इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, आपको ये बताना है। तो जॉइंट पांडा इसका प्रतीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो प्रतीक है वो जॉइंट पांडा है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंत तक जरूर से देखिए। निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है? कौन से देश में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जहां पर 60% भाग पर वन बनाए रखे जाएंगे? तो भूटान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उनका 60% भाग पर वन बनाए रखने का वनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे क्या होंगे? वन संरक्षित रहेंगे। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी और 1973 में जो ये टाइगर प्रोजेक्ट है वो यहीं से शुरू किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। एशियाटिक बबर शेर का निवास स्थान कहाँ है? एशियाटिक बबर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो उड़ीसा के गिर वन में एशियाटिक बबर शेर का निवास स्थान है। निम्नलिखित अभयारण्य में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना कि किस अभयारण्य में कौन से प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें शेर को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। ये जो है ये पक्षी अभयारण्य है, ना कि जीव जंतुओं का अभयारण्य। बाकी जो A, C और D ऑप्शन है वो सही है। पेरियार हाथी के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए और जिम कॉर्बेट उद्यान जो है वो बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है हंगुल या कश्मीरी स्टैग से और ये कश्मीर में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने एवं उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? किस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने एवं उसके उपयोग को अनुमति प्रदान नहीं की गई है, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिस पर सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है, यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में इसकी संख्या सर्वाधिक है। संपूर्ण भारत में 104 नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं, जिनमें सबसे अधिक जो पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य है। तो बांदीपुर कर्नाटक से संबंधित है, राजाजी उत्तराखंड से संबंधित है, सिमलीपाल उड़ीसा से संबंधित है और पिन वैली अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित है। सही सुमेलन है। देखिए आपको किसका सही सुमेलन नहीं है, आपको ये बताना है। तो पिन वैली का संबंध अरुणाचल प्रदेश से कि ये हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सी, बाघों के संरक्षण के लिए है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
आपको ये बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपको बताना। तो जो मन्नार की खाड़ी है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा बाघ परियोजना। वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। एक तरफ उद्यान दिए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, और दूसरी तरफ उनसे सुमेलित राज्य हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमलीपाल का संबंध जो है वो, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो बल्कि उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बाकी जो ए बी सी ऑप्शन है वो सही है। पेरियार का संबंध पेरियार जो है वो केरल में है, मानस असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के भरतपुर में है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो किसका सही सुमेलन नहीं है? तो जो ऑप्शन इसका सी है वो सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है बताइए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका होमवर्क है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुगामल राष्ट्रीय उद्यान? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित है, बेतला झारखंड में स्थित है, और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर मिल जा रहे हैं। आपको ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का संबंध हंगुल से नहीं, ये गुलदार और हाथियों के संरक्षण के लिए है। बाकी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए संरक्षित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? समृद्ध जैव विविधता को कौन सा बढ़ावा देता है, कौन सा? तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, और ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि तैरता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, वे कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। नीलगिरी को मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इवारुकलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए। इन्हें नीलगिरी तहर भी बोला जाता है। ठीक है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? कौन सा देश है जहाँ पे 30% जो क्षेत्रफल है वो राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत है? तो भूटान है। भूटान ऐसा देश है जहाँ पे 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, और ये कार्बन निगेटिव देश भी है। ठीक है, ये कार्बन का उत्सर्जन शून्य मात्र करता है, इसे कार्बन निगेटिव देश की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलन का क्वेश्चन दे दिया है आपको। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उनके सामने उनसे संबंधित राज्य हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो देख लीजिए, कंचनजंगा का संबंध सिक्किम से है, ना कि हिमाचल प्रदेश से। बाकी जो ए बी सी ऑप्शन है वो सही है। अगस्तमलाई केरल से है,
फिर दे दिया है सुमेलन का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और इनकी अवस्थिति, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। अगस्त्यमालाई केरल है, कंचनजंगा सिक्किम है, मैंने पहले ही बताया। जो मानस है उसका संबंध असम से है, बाकी नंदा देवी का संबंध उत्तराखंड से है। मानस का संबंध किससे है? असम से है। तो ये सभी देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारा ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपके 5-6 क्वेश्चन भी तैयार हो जा रहे हैं। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो इसे शेयर भी करते रहिएगा। भारत में निम्नलिखित में से जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? कौन सा जो जैव भंडार है वो गारो की पहाड़ियों पर इसका विस्तार है? तो जो नोकरेक ये जैव भंडारों में से नोकरेक का विस्तार गारो पहाड़ियों में है। एक सींग वाला गैंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ के रण नामक स्थान पर स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, तो ये जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य है। निम्नलिखित में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहाँ व्याघ्र को संरक्षित नहीं किया गया, यानी बाघों को संरक्षित नहीं किया गया है? तो काजीरंगा जो अभयारण्य है वो बाघों को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये इसी के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा अभयारण्य जो है वो फेमस है। बाकी जो कान्हा है, रणथंभौर है, वो सभी बाघों के लिए है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, दूसरे टाइप से पूछा गया है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है ये पूछ रहा है, तो गैंडा के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण प्रदान किया गया है काजीरंगा अभयारण्य में। ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? असम में जो मानस अभयारण्य है वो किस जानवर के लिए, जानवरों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये बाघों के लिए है। सुकलाम फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुकला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। सुकलाम फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। देखिए अब तक मैंने 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया है। अब आगे की जो स्लाइड है वो 100 क्वेश्चन और हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? कहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली अभयारण्य या उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में स्थित है और ये कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसकी प्रारंभ किया गया था 1973 में और ये टाइगर प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र है और उसके सामने राज्य है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो बुक्सा जो है उसका संबंध बिहार से नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बाकी जो बी, सी और डी ऑप्शन है वो सही है। दम्फा मिजोरम, नमेरी असम और नानदम्फा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन बुक्सा का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? आपको ये बताना है कि कौन सा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो 2 राज्यों में स्थित है। कान्हा, मानस या फिर पेंच या सरिस्का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पेंच जो है वो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। पेंच आरक्षित जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों राज्यों में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान राज्य में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। ये किसे संरक्षण प्रदान करता है? बाघों को। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो ऑप्शन डी है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है।
तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाकी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से संबंधित है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम से संबंधित है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क या फिर नामदम्फा नेशनल पार्क? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नामदम्फा नेशनल पार्क। ठीक है, पैसिफिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो ये अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए एवं अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, कहाँ पर स्थापित किया गया? इसे कहाँ पर स्थापित किया गया? ये प्रथम समुद्री सेंचुरी है, इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है आपको ये बताना। तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? चिनार वन्यजीव विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है, चिनार वन्यजीव विहार। तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कारीकिली में अवस्थित है, तमिलनाडु का पक्षी विहार। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। ये क्यों इंग्लैंड में स्थित है? ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। इसकी स्थापना 1759 में हुई थी और इसे 2003 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्यों इंग्लैंड को? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है आपको ये बताना है। इन ऑप्शन में से बताइए। तो जो ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा, वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है आपको ये बताना है। तो यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक की पहल किसकी है आपको ये बताना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल है। अब स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, ये ऊर्जा संकट है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये जल विद्युत जो है वो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो पवन शक्ति जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का सबसे अधिक अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सा आपको बताना है। तो जो बायोमास है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? कौन सी जो ऊर्जा है वो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार कौन सा है? का राइट आंसर ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल कौन सा ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी सौर शेल। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो जो ऑप्शन डी है सौर, इससे प्रदूषण की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है?
तो सौर शक्ति जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना भारत एवं फ्रांस के सहयोग से नवंबर 2005 को फ्रांस के पेरिस में किया गया और इस संगठन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? आपको ये बताना है। सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पत्तन कौन सा है जो प्रथम है? वो कोच्चि है। केरल का जो कोच्चि है वो प्रथम है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन सी जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? एथेनॉल की खेती किसके लिए की जा सकती है? किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? आपको ये बताना है। तो मक्का की खेती एथेनॉल के उत्पादन के लिए की जा सकती है। मक्का से एथेनॉल बनाने का इसमें उद्देश्य है कि मक्का से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो जो मक्का की खेती है वो एथेनॉल के लिए की जा सकती है। निम्नलिखित इनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको ये बताना है। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। हाइड्रोजन से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? आपको ये बताना है। तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? आपको ये बताना है। जिसका अपघटन नहीं हो सकता है तो जो जिसका अपघटन हो सकता है तो वो सीवेज के जल है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल का दहन किसका मूल स्रोत है? ये वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है? इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक में नहीं आता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो द्वितीय प्रदूषण में आते हैं। ए, बी और डी ऑप्शन जो हैं वो द्वितीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। पैराऑक्सीडेटेड नाइट्रेट, स्मॉग और ओजोन ये द्वितीय प्रदूषक नहीं है। बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो द्वितीय प्रदूषक। अधूरे प्रज्वल के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है मोटर कार एवं सिगरेट से। गैस जो है वो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचने देती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसी कारण ये मानव के लिए अत्यंत हानिकारक है, अत्यंत घातक है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? आपको ये बताना है। जो कि मोटर वाहनों से निकलती है और प्रमुख प्रदूषक गैस है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? आपको ये बताना है। कौन सी धातु पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होती है जो कि वायु को प्रदूषित करती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लेड। जो लेड है वो पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होती है और ये वायु को प्रचुर मात्रा में प्रदूषित करती है और इसका सर्वाधिक जो घातक प्रभाव होता है वो मानव के मस्तिष्क के ऊपर होता है। ये मानव के मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। लेकिन वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जो है वो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? आपको ये बताना है। कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ही क्वेश्चन देखिए कितनी तरीके से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, जो कि जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो कि किसके जलाने से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश किसके जलाने से प्राप्त होता है और ये प्रदूषक दहन उत्पाद है। तो ये कोल पत्थर के कोयले को जलाने से उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश नामक प्रदूषक दहन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, आपको बताना है। तो जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर कई एग्जाम में से पूछा गया है। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा सूचक है, आपको ये बताना है कि किस प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। तो ये वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है, जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। जल का प्रदूषक कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल का नहीं बल्कि ये वायु का प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। ठीक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी साइक्लोन डिवाइडर जो वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। अम्ल वृष्टि का क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो अम्ल वृष्टि के कारण है। ठीक है। अम्ल वर्षा क्या होता है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया कि अम्ल वर्षा क्या होती है। ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। तो बादल के जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है, किस कारण से अम्ल वर्षा होती है, आपको ये बताना है। अम्ल वर्षा किस कारण से होती है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो कारखानों के कारण, जो कारखानों से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, आपको ये बताना है। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं जो कि भूमिगत जल को दूषित करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आर्सेनिक। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में इससे प्रदूषित होता है भूमिगत जल। अजैविक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण कौन सा है। अजैविक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण कौन सा है। तो चमड़ा उद्योग सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करता है अजैविक मलबे में। ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। किसका संबंध वायु प्रदूषण से कहीं से भी नहीं है, आपको ये बताना। जो यूट्रिफिकेशन है उसका संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है। यूट्रिफिकेशन का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है। बाकी स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस का संबंध वायु प्रदूषण से है, जबकि यूट्रिफिकेशन का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते, चाहे वो यूपीपीएससीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, नेट का फर्स्ट पेपर हो, या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर सी टेट का एग्ज़ाम हो। तो पर्यावरण से संबंधित, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, आपको ये बताना है। किसका प्रदूषण सूचकांक है BOD, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसकी आवश्यक किस प्रदूषण का सूचकांक है, तो ये जलीय वातावरण का है। जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका एक मानक मानदंड है, आपको ये बताना है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए यह एक मानदंड है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता क्या संकेत देती है, आपको बताना है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है किससे? नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा किससे नापी जाती है, आपको ये बताना है। इसका मापन किससे किया जाता है? तो इसका मापन किया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा से। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो आप लोग जान जाएंगे इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, आपको ये बताना है। जैविक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है? तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। इस नदी में प्रदूषण की मात्रा इतनी है कि इसे जैविक मरुस्थल घोषित किया गया है, ठीक है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है अपने प्रदूषकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नाक नी संलक्षण किससे उत्पन्न होता है? नाक नी संलक्षण किससे उत्पन्न होता है? तो फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस या फिर रोम? तो लंदन में स्थित है। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कौन सा, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन डी जेट उड़ान। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पत्तियों की सरसराहट का जो माप स्थल है वो है 20 dB, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसे मापा जाता है डेसिबल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर जो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक से अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है या फिर वायु प्रदूषण होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रदूषण से उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रयोग से। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किससे बनी होती हैं? पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से, और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? कौन सी वस्तु ऐसी है जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है? तो जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक के थैले हैं उन्हें जीवाणु नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, आपको ये बताना है। किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक के थैले को क्षय होने में। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ये यूक्रेन में हुआ था, ये दुर्घटना रूस के यूक्रेन में हुई थी, तो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है चेरनोबिल दुर्घटना। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। इन सभी क्वेश्चन से आपके बहुत सारे टॉपिक जो है कवर हो जा रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किसका कारक है? नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः किसका कारक है? तो ये किसका कारक है, आपको ये बताना है। नाभिकीय ऊर्जा, तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। यूरोनॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा को निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी है जिनका संबंध यूरोनॉर्म्स से है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का संबंध यूरोनॉर्म्स से है। सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। एक तरफ प्रदूषक है, उनसे द्वारा होने वाली बीमारी है। पारा मिनीमाता, कैडमियम, इटाइटाई, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन अपच।
तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए मुझे। तो ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयन का संबंध अपच से नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, पारा, कैडमियम, नाइट्रेट आयन, इनका संबंध इनसे है। हवा में तैरते हुए संश्लेषणीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से। तो शुद्ध जल है, जैविक संसाधन नहीं है। शुद्ध जल ऑप्शन ए जैविक संसाधन नहीं है। बाकी जो कोयला, पेट्रोलियम और मछली हैं वो जैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कारित किए जा चुके हैं राजेंद्र सिंह। इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, आपको ये बताना है। तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, ठीक है, 1985 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था, फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया था। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट को भारत में कब लागू किया गया, आपको ये बताना है। तो इसे लागू किया गया था 1937 में। एगमार्क एक्ट को भारत में 1937 से लागू किया गया था। आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पार्श्विकीय विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। आपको बताना कि किसका सही सुमेलन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान है वो कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में। बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस के रूप में। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? स्वच्छ भारत अभियान को कब प्रारंभ किया गया था, आपको ये बताना है आधिकारिक रूप से। तो इसे प्रारंभ किया गया था ऑप्शन सी गांधी जयंती के अवसर पर 2015 में, 2 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब 10 क्वेश्चन और है, तो अंत तक देखिए वीडियो को। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? कौन सा देश ऐसा है जो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के मनाता है? तो सिएरा लियोन। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? कौन सा ऐसा वृक्ष है जो धूल प्रदूषण को नियंत्रित करता है या रोकता है? तो ये वृक्ष है ऑप्शन ए सीता अशोक। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? कौन सा ऐसा वृक्ष है फल वृक्ष जो सदाबहार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी लोकाट। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वृक्ष है? तो ऑप्शन डी लोकाट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसकी सबसे कम है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसकी उत्पादकता जो है वो सबसे कम है।
ठीक है। इसकी शुद्ध औसत प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। अंत तक वीडियो को देखिए, पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान किस स्थान को कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी मोन्टाना जो है वो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? पश्चिमी अमेरिका में। मोन्टाना जो है पश्चिमी अमेरिका का एक स्थान है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ये पहले ही मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है इस क्वेश्चन का। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ऑप्शन, बताइए आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट करिए। ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी की मात्रा पर वर्षा की मात्रा भी निर्भर करती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जितनी अधिक नमी होगी तो वर्षा की मात्रा भी उसी पर डिपेंड करेगी। अगर नमी की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी, अगर नमी कम होगी तो वर्षा की मात्रा भी कम होगी। तो वायुमंडल में जो नमी है वो वर्षा की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएँ तो किस गैस की कमी हो जाएगी? किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन या उपयुक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से ये अभिप्राय उपयुक्त सभी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आने पे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।